नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है स्विस संघीय व्यवस्था। स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था अपन आज पढ़ेंगे। संविधान में स्विट्जरलैंड के लिए कहीं पर भी संघात्मक व्यवस्था का प्रयोग नहीं किया गया है, राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था विद्यमान है, संघीय व्यवस्था पाई जाती है। संघीय व्यवस्था के जो लक्षण हैं वो वहाँ पर विद्यमान हैं। देखते हैं कौन कौन से लक्षण संघात्मक व्यवस्था के अनुसार वहाँ पाए जाते हैं, या हम यूँ कहें कि संघात्मक व्यवस्था या स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट है कि दोहरी सरकारें। संघात्मक व्यवस्था का जो मोटा लक्षण होता है वो यही होता है कि दो जगह से शासन का संचालन होना चाहिए, एक केंद्र सरकार के स्तर पर और एक राज्य सरकारों के स्तर पर। तो स्विट्जरलैंड में भी दो स्तर पर शासन का संचालन होता है। दोहरी शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार और कैंटोनों की सरकार विद्यमान है, और दोनों ही सरकारों की अपनी अपनी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका विद्यमान है। तो दो जगह से शासन का संचालन होता है। दूसरा जो मोटा लक्षण होता है वो होता है संघात शक्तियों का बंटवारा या विभाजन। जहाँ भी संघात्मक व्यवस्था होगी वहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, उनका बंटवारा किया हुआ होता है संविधान के अंतर्गत ही। तो स्विट्जरलैंड में भी ये किया गया है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका की तर्ज पर गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर बंटवारा किया गया है। स्विस संविधान में केंद्र सरकार की शक्तियों को लिख दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है, और अवशिष्ट विषय जो है वो केंद्र को दे दिए गए हैं। तो अमेरिका के समान यहाँ पर बंटवारा किया गया है। और देखते हैं जब बंटवारा करने के पश्चात जो शक्तियाँ आती हैं वो तीन तरह की आती है। पहला होता है जैसे केंद्र सरकार की शक्तियाँ या संघीय शक्ति। जो महत्वपूर्ण और जो खास विषय थे जो पूरे संघ के लेवल के थे वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं, जैसे युद्ध और शांति की घोषणा, मुद्रा है, उच्च शिक्षा है, बैंक है, टेलीफोन है, कैंटीनों के आपसी विवादों का समाधान है। इस तरह के जो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे थे वो संघ सरकार को दिए गए हैं। दूसरे जो कैंटीन के से संबंधित मुद्दे हैं वो कैंटीन सरकारों के पास होंगे, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कैंटीनों में शांति व्यवस्था बनाए रखना है, सार्वजनिक निर्माण है। इस तरह के जो विषय वो कैंटीनों को दिए गए हैं। एक थर्ड विषय जिसको अपन अवशिष्ट विषय के रूप में लेते हैं वो है समवर्ती विषय या समवर्ती शक्तियाँ। केंद्र सरकार की शक्तियाँ स्पष्ट करने के बावजूद अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दे दी गई, लेकिन व्यवहार में वहाँ पर अब समवर्ती अधिकार सूची और एक बना रखी है। इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं जैसे मान लीजिए उद्योग है, सड़क है, इस तरह के जो विषय हैं उनके ऊपर दोनों को ही अधिकार होता है। केंद्र भी कानून बना सकते हैं और राज्य भी कानून बना सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे भारत में है समवर्ती सूची, वैसे ही यहाँ पर भी ये प्रावधान किया गया है। लेकिन कैंटीन जो है केंद्र सरकार के निर्णय के या उनके प्रतिकूल कोई कानून नहीं बनाएंगे, अर्थात यहाँ पर अंतिम शक्ति केंद्र सरकार या संघ को दे दी गई है। तो इस तरह से संविधान के माध्यम से ही शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, और संघात्मक व्यवस्था का ये सबसे मोटा लक्षण होता है। नंबर तीसरी जो विशेषता है वो लिखित तथा सर्वोच्च संविधान। संघात्मक व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो होता है कि संविधान लिखित होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारें अपनी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करनी चाहिए। तो स्विट्जरलैंड में भी ये चीज़ विद्यमान है। स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित है, सर्वोच्च है, और केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती है, और संविधान में संशोधन भी आसानी से नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें और जनता की सहमति से ही संशोधन होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, लेकिन एक चीज़ स्विट्जरलैंड में विद्यमान है कि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या या न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका संघीय सरकार के कार्यों या कानूनों पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं रखती है। कैंटीनों की जो निर्णय हैं या उनके द्वारा किए गए जो कानून हैं उनको वो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो कैंटीनों के ऊपर तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, लेकिन संघीय क्षेत्र में उसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। फिर आता है कैंटीनों की स्वायत्तता, अर्थात स्विट्जरलैंड में जो कैंटीन है अर्थात जो राज्य सरकारें हैं उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी गई है, उन्हें काफ़ी मात्रा में स्वायत्तता है। जैसे मान लीजिए उन कैंटीनों के अपने अलग भी संविधान है,
अवशिष्ट विषय भी कैंटीनों को दिए गए हैं। कैंटीनों को संविधान में भागीदारी का भी अधिकार दिया गया है। उन्हें समान माना गया है। व्यवस्थापिका में भी उन्हें समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो कैंटीनों को काफ़ी स्वायत्ता वहाँ पर दी गई है। आज भी कैंटीन जो है वो राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए होते हैं। लोग कैंटीन की राजनीति में जाना पसंद करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आती है दोहरी नागरिकता। जहाँ भी संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ ये लगभग सभी राज्यों में ये पाया जाता है कि दो तरह की नागरिकता होनी चाहिए, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकारों की। स्विट्जरलैंड में तो इससे भी बढ़कर है, 3 तरह की नागरिकता पाई जाती है। संघीय नागरिकता, केंद्र सरकार की नागरिकता, राज्य अर्थात कैंटीनों की नागरिकता, और थर्ड होती है नगर पालिका, जहाँ उन्हें कम्यून कहा जाता है, कम्यून की नागरिकता। इस तरह स्विट्जरलैंड में 3 तरह की नागरिकता पाई जाती है और तिहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया हुआ है। फिर आता है स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप, अर्थात केंद्र सरकार कैंटीन और स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है कुछ परिस्थितियों में। जैसे फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में ये सिद्धांत है कि राज्य या कैंटीनों की सरकारें गणतंत्रात्मक ही होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो वॉच करे, वो देखे कि वहाँ पर ये व्यवस्था गणतंत्रात्मक ही होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसी तरह संकटकालीन परिस्थितियाँ अगर आ जाती हैं तो स्थानीय स्वायत्ता का अतिक्रमण कर सकती है संघ सरकार। इसी तरह अगर किसी कैंटीन में कोई उपद्रव होता है, शांति और व्यवस्था खतरे में होती है, तो उस कैंटीन की प्रार्थना का इंतजार किए बिना ही संघ सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और वहाँ शांति और व्यवस्था स्थापित कर सकती है। तो कुछ मामलों में संघ सरकार या केंद्र सरकार को राज्य या स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी वहाँ मिला हुआ है। इसी तरह कुछ और इस तरह के जो विशेषताएं हैं जो संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल वहाँ पाई जाती है, जैसे कैंटीनों के अलग संविधान। अमेरिका में भी अलग संविधान है, इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी कैंटीनों के अपने अलग संविधान हैं। केवल 2 शर्तें हैं कि कैंटीनों के जो संविधान है वो केंद्र सरकार के ही संविधान के अनुकूल ही होने चाहिए और वहाँ गणतंत्रात्मक स्वरूप ही होना चाहिए। बाकी कैंटीनों के अपने अलग संविधान बने हुए हैं। इसी तरह अपन कहेंगे संविधान संशोधन में कैंटीनों की भागीदारी। अपने संविधान संशोधन प्रक्रिया पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी और उसमें अपन ने ये चीज़ देखी थी कि वहाँ पर कैंटीनों को संविधान संशोधन में भी भागीदारी दी गई है। कोई भी संशोधन जब होगा, जब तक बहुसंख्यक कैंटीन उसकी पुष्टि नहीं करेंगे तब तक वो संशोधन पारित नहीं होगा। तो कैंटीनों को इस मामले में भी बराबर अधिकार दिया गया है। इसी तरह है कि संसद के उच्च सदन में कैंटीनों की समान भागीदारी। केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसका जो द्वितीय सदन है उसमें सभी कैंटीनों को समान माना गया है। सभी कैंटीन अमेरिका की जैसी स्थिति में है, 2 प्रतिनिधि भेजते हैं चुनकर। स्विट्जरलैंड में एक सिद्धांत है कि जो पूर्ण कैंटीन है वो 2 प्रतिनिधि भेजेगा और जो अर्ध कैंटीन है वो 1 प्रतिनिधि भेजता है। तो स्विट्जरलैंड में समान भागीदारी है। देखिए अपने यहाँ पे नहीं है, अपने यहाँ जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में अमेरिका की जैसी स्थिति है, वहाँ पर समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और ये भी संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि आधुनिक समय में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी स्विट्जरलैंड में भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, या हम यूँ कहें केंद्र सरकार या संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है। ये चीज़ न केवल स्विट्जरलैंड में बल्कि जहाँ भी संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है वहाँ संघ सरकार के हाथ मजबूत होते हैं, उसकी शक्तियाँ ज़्यादा होती है और धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती जा रही है। तो ये एक अलग से भी क्वेश्चन आता है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्यों हो रही है स्विट्जरलैंड में। तो इसको अपन अब थोड़ा सा अलग से देखते हैं, थोड़ा सा इस विशेषता को अलग से भी डिस्कस करते हैं। स्विट्जरलैंड जो है उसमें संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि है, इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी है और बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात अपन ये लेते हैं कि केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्यों बढ़ रही हैं, क्यों वृद्धि हो रही है। इसका पहला मेन कारण यही है कि केंद्र को संविधान के माध्यम से ही अधिक शक्तियाँ दी गई है और जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र सरकार को दे दिए गए हैं, जैसे मुद्रा है। तो ये जो महत्वपूर्ण विषय और पहले ही दे दिए और अधिक शक्तियाँ ही संविधान के माध्यम से दे दी, तो संविधान के माध्यम से ही उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। दूसरा अगर अपन देखते हैं पॉइंट, तो संवृत्ति सूची में भी उसको अंतिम निर्णय का अधिकार दिया गया है।
भारत वाली स्थिति है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर विवाद होता है तो केंद्र का निर्णय मान्य होता है हमारे यहाँ। तो वहाँ पर भी यही व्यवस्था है कि कैंटीन कानून बनाएंगे लेकिन संघ के प्रतिकूल नहीं बना सकते। तो समवर्ती सूची में भी अंतिम शक्ति केंद्र को दे दी। इसी तरह अगर अपन ये करें कि संघीय मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है न्यायपालिका, तो केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उसकी जांच नहीं कर सकती, तो इससे भी वो मजबूत है। इसी तरह अपन कहीं बात करें कि विशेष परिस्थितियों में केंद्र जो है कैंटीनों के कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकती है। जैसा कि अभी अपन ने देखा शांति और व्यवस्था के नाम से, संकटकालीन व्यवस्था के नाम से, गणतंत्रीय व्यवस्था के नाम से, तो वहाँ पर भी कैंटीनों में उसको हस्तक्षेप करने का एक मौका मिल जाता, अवसर मिल जाता और कैंटीनों में हस्तक्षेप कर सकती है। इसी तरह बात करें वित्तीय दृष्टि से, जो कैंटीन है वो केंद्र पर निर्भर होते हैं, तो वो दबे हुए होते हैं क्योंकि केंद्र से उन्हें अनुदान या सहायता प्राप्त होती है। इसी तरह अपन देखते हैं कि कैंटीनों की जो संविधान है उनमें संशोधन केंद्र सरकार की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है, तो वो भी कैंटीन अपनी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक केंद्र सहमत नहीं होगा तब तक उसमें संशोधन नहीं होंगे। इसी तरह कैंटीनों के संविधान या उनके कार्यों पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। देखिए, संघीय सरकार पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है न्यायपालिका, लेकिन कैंटीनों के ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो कैंटीन के कार्य न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से भी जाँच किए जा सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं कि कैंटीनों के जो संविधान है संघ के अनुकूल ही होनी चाहिए, इसके विपरीत वो नहीं बना सकते। इसी तरह कैंटीनों के जो विवाद हैं उनका समाधान भी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। कैंटीन सभी केंद्र सरकार से अलग या संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। आधुनिक समय औद्योगिक क्रांति और लोक कल्याणकारी राज्य का है, तो ये लोक कल्याणकारी या औद्योगिक विकास से संबंधित जो कार्य केंद्र सरकार के बस की बात है। केंद्र सरकार ये कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है, लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है और लोक कल्याण के नाम से उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, कार्य बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इन कारणों की वजह से है। केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, वृद्धि होती जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघात्मक व्यवस्था खत्म होती जा रही है या राज्यों की स्वायत्ता खत्म होती जा रही है। स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था है, ये संघात्मक व्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष है। ये सभी देशों में ऐसा होता जा रहा है, तो स्विट्जरलैंड इसका अपवाद नहीं है और कैंटीनों को वहाँ पर आज भी पर्याप्त स्वायत्ता है और कैंटीन आज भी वहाँ की राजनीति के केंद्र हैं। इसके साथ साथ ही स्विट्जरलैंड में जाति, धर्म, भाषा या विभिन्न धर्मों के लोग रहने के बावजूद भी विभिन्नता में एकता के रूप में वो बंधे हुए हैं, तो सांस्कृतिक एकता भी वहाँ पर विद्यमान है। इस तरह स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था चल रही है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब अगर अपन बात करें स्विट्जरलैंड की जो संघात्मक व्यवस्था है उसको अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था से तुलना की जाती है। अगर दोनों के देखते हैं तो काफ़ी कुछ दोनों में समानताएं नज़र आती है। स्विट्जरलैंड में जो राज्य मंडल था उसी तरह से अमेरिका में भी राज्य मंडल बनाया गया था और उसी तरह संघात्मक व्यवस्था बनी थी। तो दोनों संघात्मक व्यवस्था को से पूर्व की स्थिति और उसको बनाने और उसके निर्माण करने की परिस्थितियाँ दोनों की सेम होती है। इसी तरह शक्ति विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में दोनों में समान सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। इसी तरह दोनों में राज्यों के अपने अलग अलग संविधान हैं। संघीय व्यवस्थापिका में दोनों में ही कैंटीन या राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। दोनों में ही दोहरी नागरिकता है, दोनों में ही लिखित और सर्वोच्च संविधान है और दोनों में ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो मोटे रूप से काफ़ी कुछ समानताएं दोनों में नज़र आती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो दोनों में अलग भी हैं। जैसे समवर्ती सूची या समवर्ती अधिकार क्षेत्र, ये स्विट्जरलैंड में है, अमेरिका में नहीं पाया जाता है। इसी तरह अगर अपन बात करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में, संविधान संशोधन प्रक्रिया में अमेरिका में राज्यों को प्रस्ताव और पुष्टि दोनों के बारे में अधिकार है, लेकिन स्विट्जरलैंड में केवल पुष्टि के बारे में ही अधिकार है। इसी तरह न्यायिक पुनरावलोकन का जो मोटा अंतर है, स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनरावलोकन प्राप्त है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, केंद्र और राज्य दोनों के निर्णयों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय क्षेत्रों पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। तो ये जो मोटा अंतर है वो दो अंतर यहाँ पर है कि मोटा तीन अंतर अपन ने यहाँ पे देखे हैं। समवर्ती सूची का अंतर है, न्यायिक पुनरावलोकन का अंतर है और संविधान संशोधन में प्रक्रिया का अंतर है। राज्यों की जो भूमिका है उसका अंतर है। बाकी बहुत कुछ समानताएं नजर आती है। धन्यवाद।